वेलकम क्लास। अध्याय यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों को पढ़ने से पहले आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप मौलिक अधिकार वाले चैप्टर पर डायरेक्ट आए तो इससे पहले आप पिछला वाला चैप्टर यानी डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, मूल संरचना, संविधान की मूल संरचना या मूल ढांचा को आप कर लीजिए। अगर आपको वो समझ में आता है तो आपका फंडामेंटल राइट्स का बेस बहुत फाउंडेशन बहुत मजबूत हो जाएगा। ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं, उससे पहले एक डिस्क्लेमर है, अगर आपको नोट्स फ़ील होते हैं कि ये इंग्लिश में है, डोंट वरी। मैं आपको इतना कॉम्प्रिहेंसिव, इतना डिटेल्ड में समझाऊँगा कि शायद फिर आपको डाउट ना आए या कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है? एक-एक टॉपिक, एक-एक चीज़ से मैं आपको ये कंप्लीट कर दूँगा। पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 में मैं ये वीडियो देने की कोशिश करूँगा कि फंडामेंटल राइट्स बड़ा चैप्टर है, ठीक है? तो ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हमें पता है ये हमारे संविधान के भाग 3 में क्या है, निहित है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? ये जस्टिसिएबल हैं। क्या है? जस्टिसिएबल हैं। यानी अगर आपके राज्य आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है, आपसे मौलिक अधिकार छीनता है, तो आप इसके लिए कहाँ जा सकते हैं? डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट जाने के लिए या तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आप आर्टिकल 32 यूज़ कर सकते हैं। देन हाई कोर्ट जाना है तो आर्टिकल 226 के अंडर आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये क्या है? जस्टिसिएबल है। अगर राज्य आपके मौलिक अधिकारों को हनन करता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। ध्यान रखिए, मैग्ना कार्टा कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है? भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक है, ये ध्यान रखिए। आर्टिकल 12 यानी अनुच्छेद 12 कहता है राज्य की परिभाषा। आखिर राज्य है कौन? हम कह रहे हैं राज्य के अगेंस्ट हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को भी हैं और कुछ फंडामेंटल राइट्स नॉन सिटीजन्स को भी है। ठीक है? यानी जो कि नहीं है विदेशी नागरिक हैं, यानी फॉरेन सिटीजन, विदेशी नागरिक, एलियंस। ठीक है? तो ये ध्यान में रखिएगा। कौन से हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 कहता है राज्य की परिभाषा। आखिर राज्य है क्या? कि राज्य के अगेंस्ट अगर नागरिकों को ये मौलिक अधिकार प्रदान है, तो ये राज्य है कौन? तो राज्य का मतलब है सरकार, सरकारें। चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो। संसद, संसद में आपका लोकसभा, राज्यसभा यानी विधायिका, विधायिका भी। यूनियन एग्जीक्यूटिव में आपका प्रेज़िडेंट आता है, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सारे क्या हैं? हमारे एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट, फिर ऐसी स्टेट में गवर्नर है, आपके एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है और विधायिका है। जहाँ आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वो भी राज्य का क्या है? हिस्सा है। जहाँ पे आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली है यानी विधानसभा है, वो भी आपका क्या है? राज्य है। सभी लोकल प्राधिकरण, लोकल अथॉरिटीज़, ठीक है? लोकल अथॉरिटीज़ जैसे पंचायत हो गई, नगरपालिका हो गई और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गए। ये सभी आपके क्या हैं? राज्य का पार्ट है। ये सभी आपके राज्य हैं। अगर इनमें से कोई भी आपके मौलिक अधिकारों को छीनता है, तो आप इनके अगेंस्ट कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। अदर अथॉरिटीज़ अथॉरिटीज़ अन्य प्राधिकरण, अन्य प्राधिकरण में आते हैं। ये एक तरीके से लिटिगेटेड पोस्ट है, लिटिगेटेड पार्ट है आई मीन। तो इसका मतलब है कि जो भी प्राधिकरण भारत सरकार के या फिर कोई भी राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, तो वो भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है। यानी अगर वो भी अगर आपके मौलिक अधिकारों को छीनता है, तो इसके लिए भी आप कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट जा सकते हैं। देखो, आर.डी. शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी का केस था 1979 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे जो भी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है या फिर गवर्नमेंट उनको फंडिंग करती है डीपली, तो वो क्या है? इंस्ट्रूमेंटैलिटी या फिर एजेंसी ऑफ द स्टेट है, यानी राज्य की एजेंसी कहलाएँगी। जैसे ओएनजीसी, एलआईसी, सेल, ये सारे क्या हैं? राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएँगे, ठीक है? वहीं दूसरा केस आता है जी टेलीफ़िल्म्स केस। क्या आता है? जी टेलीफ़िल्म्स केस 2005 में। इसी जी टेलीफ़िल्म्स केस में बोलते हैं कि जो बीसीसीआई है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स ब्रीच कर रहा था, वायलेट कर रहा था बीसीसीआई, तो कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि बीसीसीआई गवर्नमेंट के अंडर तो है नहीं, तो ये स्टेट नहीं है।
तो बीसीसीआई क्या नहीं है? स्टेट नहीं है, ठीक है? ओके, अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो लाइक कर दीजिए। देन आर्टिकल 13 कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत विधियाँ, यानी अगर कोई ऐसा कानून आपके मौलिक अधिकारों को, मूल अधिकारों को क्या करता है, छीनता है, वायलेट करता है, तो वो सारे कानून क्या होंगे, असंगत होंगे मौलिक अधिकारों के साथ। यानी वो मौलिक वो वो कानून आपके ज़ीरो हो जाएँगे। क्या हो जाएँगे? ज़ीरो, शून्य हो जाएँगे। ठीक है? तो ये वाला इम्पोर्टेंट है। ये आपका आर्टिकल क्लॉज़ 1 में गिवन है। बट आर्टिकल 13 टू क्या कहता है? यानी एनी लॉ जो आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा, हनन करेगा, छीनेगा, वो वॉइड हो जाएगा। वॉइड यानी शून्य हो जाएगा। ठीक है? तो वो कानून नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 13 का क्लॉज़ 2 कहता है कि राज्य कोई भी ऐसे कानून नहीं बनाएगा जो आपके क्या करेगा, मौलिक अधिकारों का हनन करेगा। अगर हम नियमों की बात करें, सिद्धांतों की बात करें, 2 सिद्धांत इम्पोर्टेंट हैं। पहला है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, यानी ग्रहण का सिद्धांत। अगर हम देखा जाए कि हमारे जब प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट थे, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, ठीक है? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज का मतलब है 1950 से पहले जो भी कानून थे, वो अभी भी भारत में चल रहे होंगे, उन्हें तो ऐसे नहीं खत्म कर दिया गया होगा। तो अगर वो कानून आपके मौलिक अधिकारों को छीनते हैं, मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं, तो वो क्या कर लेंगे, मौलिक अधिकार क्या कर लेंगे, उस कानून को क्या कर लेंगे, शैडो कर लेंगे। यानी मौलिक अधिकार ऊपर से आ जाएँगे और वो जिस पार्ट जो मौलिक अधिकार हो, जो कानून का, अगर वो मौलिक अधिकारों का जो भाग मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा होगा, ठीक है? मान लो ये कानून है, इस कानून का ये वाला पार्ट क्या कर रहा है, हनन कर रहा है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल, ये व कानून है आपका। अब इस कानून का क्या कर रहा है, ये वाला पार्ट आपको क्या कर रहा है, आपकी मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। तो क्या करेगा कि जो फंडामेंटल राइट्स है उसे प्रायोरिटी दी जाएगी। फंडामेंटल राइट्स क्या कर लेगा, इसे शैडो कर लेगा। बोलेगा ये तो कानून है ही नहीं, तो ये शैडो कर लेगा। लेकिन कल को जो ये इनके बीच ये दिक्कतें आ रही है, जो ये असंगतियाँ आ रही है, कल को अगर वो कानून के तहत, जजमेंट के तहत या किसी भी तरीके से उसे सुधार लिया जाता है और फंडामेंटल राइट्स को फिर वो कानून जो ये पॉइंटेड जो कानून ने मौलिक अधिकारों का हनन किया, फिर वो बाद में उनसे असंगत नहीं होता है, तो फिर से वो लॉ क्या हो जाएगा, वापस अपनी पूरी स्थिति में आ जाएगा और मौलिक अधिकार ऐसे आ जाएँगे। तो इसे बोलते हैं ग्रहण लगना, यानी मौलिक अधिकारों का क्या लग गया, उस लॉ पे ग्रहण लग गया और मौलिक अधिकार ऊपर से आ गया और उसे क्या कर दिया, पीछे अपने पीछे यानी गायब कर दिया। तो इसे बोलते हैं डॉक ग्रहण का सिद्धांत। लेकिन ये कौन से एक्ट पे है? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज़ पे है। देन डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, ठीक है? सेवरेबिलिटी मतलब होता है पृथक्करणीयता का सिद्धांत। यानी मान लो ये आपका कानून है और इस कानून का ये वाला आपने नया कानून बना, इस नए वाले कानून का ये वाला भाग आपको ये कर रहा है, आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। तो क्या किया जाएगा, इसी डॉक्ट्रिन, इसी सिद्धांत के अनुसार क्या कर लिया जाएगा, इसको कैंची से काट दिया जाएगा, ठीक है? और इसे काट कर क्या कर लिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ये नहीं कटा और फेंक दिया और ये वाला कानून वैसे का वैसा रहेगा, ये चलता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट जो भाग खराब है, उस भाग को फेंक दो। समझ में आया? तो ये क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ यानी पृथक्करणीयता का सिद्धांत। अब है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट राइट, यानी राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार हमारे आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है, ठीक है? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है। जो आर्टिकल 14 है, वो कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी विधि के समक्ष समता या समानता, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मतलब होता है विधियों के समान संरक्षण। इक्वालिटी बिफोर लॉ को ईबीएल लिख सकते हैं, यानी विधि के समक्ष समानता को ईबीएल लिख सकते हैं। ये एक तरीके से ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, लेकिन नेगेटिव है। अब क्यों नेगेटिव है ये बात करेंगे। पहले उससे पहले देखो कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल क्या नहीं है, कानून से ऊपर नहीं है। कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, यानी कानून का क्या है, सब पर समान प्रभाव पड़ेगा, ठीक है? किसी को स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दिए जाएँगे, ठीक है? जैसे रिज़र्वेशन है,
तो किसी को स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दिए जाएँगे, ठीक है? नो स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर एनीवन। ये एवी डाइसिस के रूल ऑफ लॉ से लिया गया कॉन्सेप्ट है। बट अभी भी रिजर्वेशन है, ऐसा क्यों? ठीक है? नेगेटिव कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि कानून बड़ा है और कानून के अंदर जो सिटीजनों के हैं, उन पे क्या है समान तरीके से क्या हो रहा है, लॉ फॉलो हो रहा है। एग्ज़ाम्पल जीएसटी। जीएसटी चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, ठीक है? या फिर आपके अच्छे बैकग्राउंड से आता हो, पुअर बैकग्राउंड से आता हो, सब पे जीएसटी क्या है, समान रूप से लगती है। इसमें जीएसटी में कोई भी क्या नहीं है, कानून से ऊपर नहीं है। जीएसटी से ऊपर कोई भी व्यक्ति या फिर किसी भी तरीके से उसे स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दिए गए हैं, ठीक है? इसलिए नेगेटिव कॉन्सेप्ट में आ जाता है, ठीक है? दूसरा, ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है जिसे बोलते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कानून का समान संरक्षण मिल रहा है। अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है? बाद में जब हम फिलॉसफी पढ़ेंगे तो ये नेगेटिव पॉजिटिव राइट्स वाले ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? बट अभी देखो, कहता है कि भाई जो समान है उनको समान तरीके से ट्रीट करो, जो असमान है उन्हें असमान तरीके से ट्रीट करो। अगर 4 लोग हैं, चारों के पास चारों के पास क्या है? सेम पैसा है। सार सब चारों के पास सेम पैसा है तो चारों के पास क्या करो, चारों को समान तरीके से ट्रीट करो। या फिर 4 एक जैसे हैं, एक कैटेगरी के हैं, एक लेवल पे हैं, तो उन्हें अगर सब एक लेवल पे हैं तो उन्हें क्या करो, एक जैसा ट्रीट करने की कोशिश करो। समझ में आया? अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली, ठीक है? यानी जो असमान है, उनको असमानता के साथ ट्रीट करो, यानी रीज़नेबल क्लासिफिकेशन करो। एग्ज़ाम्पल देखो, मान लो कानून चाहता है कि आप क्या करें, रेस एक ही जगह से स्टार्ट करें। कौन कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ? क्या कहता है रेस स्टार्ट करो। क्या करो? अगर तू पीछे है तो रेस स्टार्ट कर, ये यहाँ है तो रेस ऐसे नहीं। रेस एक ही लाइन से स्टार्ट करो। इक्वालिटी बिफोर लॉ कहता है। एक ही जगह से स्टार्ट करो, ठीक है? कौन कहता है? ईवीएल। बट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है कि भाई क्या करो, अगर जो पीछे है उसे भी क्या करो, सेम लाइन पे लाने की कोशिश करो पहले। पहले सबको अपलिफ्ट करो, एक लेवल पे लाओ, तब जाके उस कानून को उस पे इम्प्लीमेंट करो। मानो एक एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ। मान लो ये रमेश है। क्या है? रमेश। ये सुरेश है और ये राजेश है। सुरेश हाइट में बहुत छोटा है। क्या है? हाइट में बहुत छोटा है। रमेश बहुत लंबा है और राजेश थोड़ा-सा लंबा है। अकॉर्डिंग टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहा जाता है कि पहले सबको बराबर करना है, फिर देखेंगे, ठीक है? कौन कितना जा सकता है। यानी सुरेश के लिए क्या कर दी, एक इतनी बड़ी स्टूल लगा दिया और सुरेश को खड़ा कर दिया। रमेश को स्टूल ही नहीं दिया, तो रमेश उसके बराबर ही रहा। राजेश को भी स्टूल दिया पर थोड़ा छोटा स्टूल दिया, तब वो बराबर हो गया। अब सब बराबर हो गए। अब इसके बाद कहेंगे कि चलो अब हम क्या करेंगे, लॉ इम्प्लीमेंट करेंगे और जो अपने लेवल पे अब क्या कर सकता है, अपने अंदर से यानी अपनी एबिलिटी के, अपनी कैपेसिटी के अनुसार क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। ये है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। बट इक्वालिटी बिफोर लॉ कहता है कि कानून के समक्ष समानता। यानी अगर वो रेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो रेस क्या करे, जहाँ पे है वहीं से स्टार्ट करो। मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया, तुम्हारी गलती है तुम पीछे रहे, तुम्हारी गलती है तुम कुछ, वो कुछ नहीं देखेगा, वो ना आमने देखेगा ना सामने देखेगा लॉ। तो वो क्या करेगा, वहीं से स्टार्ट कर देगा। अगर अमीर आगे है तो वो आगे से चलेगा, गरीब बहुत पीछे है तो वो चलता रहे, ठीक है? एग्ज़ाम्पल मैंने जीएसटी समझाया और इसमें समझा दिया इनकम टैक्स। क्या समझा दिया? इनकम टैक्स। इसमें एक एग्ज़ाम्पल डाल सकते हैं आप, इनकम टैक्स कैसे फ़ॉलो होता है? अमीर पे ज़्यादा लगता और जो लो इनकम है जिनकी उन पे कम लगता। इक्वालिटी बिफोर लॉ कैसे लगता? इक्वल सब पे समान जैसे जीएसटी, ठीक है? तो यहाँ से समझ सकते हैं। अगर जजमेंट देखा जाए तो एक ईपी रोयप्पा केस था 1974 का। इसमें इन्होंने कहा कि जो समानता है वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा यादृच्छ यानी कि डायनामिक कॉन्सेप्ट है। डायनामिक कॉन्सेप्ट का मतलब चेंज होता रहने वाला है, जो चेंज होता रहता है, ऐसा कॉन्सेप्ट है। उन्होंने कहा
मनमाना अगर इक्वालिटी का जो अगर एंटीथीसिस देखा जाए, अगर ये इक्वालिटी है और इसी का अगर एंटीथीसिस देखा जाए तो इसमें मनमाना है। क्या है? मनमाना। समानता नहीं होगी तो हर कोई मनमानी करेगा। एक चीज़ समझाता हूँ। कैपिटलिज़्म कैपिटलिज़्म और सोशलिज़्म। सोशलिज़्म में कहा जाता है कि समाज को साथ लेकर चलना है। सामाजिक समाजवाद होना चाहिए। समाज के प्रति कुछ काम होना चाहिए यानी वेलफेयर, भला होना चाहिए। वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल इन द सोसाइटी। ठीक है? समाज का कुछ क्या होना चाहिए? वेलफेयर होना चाहिए। कैपिटलिज़्म में ऐसा नहीं, कैपिटलिज़्म में जितना कमा सकते हो, डिमांड एंड सप्लाई पे मैटर करता है। जो कर रहा है अपनी प्रतिभा के अनुसार कर रहा है। गरीब है तो वो गरीब अपनी प्रतिभा के अनुसार गरीब है। अमीर है तो अपनी प्रतिभा के अनुसार अमीर हो रहा है। बट ये चीज़ क्या हो गई? रह गई, छूट गई कि भाई गरीब ऑलरेडी गरीब था, तो उसके पास इतने रिसोर्सेज़ भी नहीं हो पाएँगे। इतने वो और ज़्यादा रिसोर्सेज़ भी अवेलेबल नहीं करवा पाएगा अपने लिए। तो वो तो फिर रेस में पीछे ही रह जाएगा ना। अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट आता है अश्नीर ग्रोवर, हाँ, ठीक है? तो उसी की वाइफ का एक स्टेटमेंट आता है, अमीर के बच्चे अगर ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो देश अमीर होगा और गरीब के बच्चे ज़्यादा गरीब बच्चे पैदा करेंगे तो देश गरीब रहेगा। तो ये सिचुएशन आप यहाँ से लिंक कर सकते हैं कि क्या कहना चाहते थे, ठीक है? ओके। देन अगर एग्ज़ीक्यूटिव एक्शन क्या होते हैं? मनमाने होते हैं, होते हैं मनमाने होते हैं, तो इसका मतलब है कि वो क्या होते हैं, आर्टिकल 14 को क्या करते हैं, वायलेट करते हैं। क्या करते हैं? वायलेट करते हैं। अब मैंने बोला था रिज़र्वेशन, कि ये तो रिज़र्वेशन के खिलाफ है ये वाला कॉन्सेप्ट, बट ईपीएल इसीलिए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ईपीएल भी डाला गया है, कि भई हम क्या करेंगे, कानून का समान संरक्षण देंगे। पहले एक लेवल पे लेके आएँगे सबको, जो यहाँ पे है उसे रोक के रखेंगे तो कहीं नहीं जाएगा। फिर सबको बराबर पे लाने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद हम लॉ क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे या फिर उन्हें अपलिफ्ट करना है यहाँ पे। इसीलिए बोला है ना, इक्वली इक्वल को इक्वल की तरह ट्रीट करो, जो असमान है उनको असमान की तरह ट्रीट करो। अब देखो आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव का निषेध। किन आधारों पर? धर्म, रेस, ठीक है, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर क्या नहीं होना चाहिए? भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो ये आप क्या रख लो, 5 चीज़ें याद कर लो। 5 आरआरसीएसपी से, ठीक है? तो राज्य क्या नहीं करेगा, कोई ऐसे कानून नहीं बनाएगा जिससे क्या हो, डिस्क्रिमिनेशन हो, भेदभाव हो और उनके लिए क्या दिए गए हैं 5 ग्राउंड, यानी ना तो धर्म के आधार पे भेदभाव होना चाहिए, ना मूल वंश के आधार पे होना चाहिए, ना जाति, ना तुम्हारे लिंग के आधार पे और ना तुम्हारे प्लेस ऑफ बर्थ जन्म स्थान के आधार पे और केवल ये 5 ग्राउंडों के आधार पे है। इसके अलावा तुम कर सकते हो भेदभाव, बट इन आधारों पे तो मत करना, ठीक है? अब देखो कुछ एक्सेप्शन हैं जो कि इसी क्लॉज़ में दिए गए हैं। अब तो क्लॉज़ वही फिर से रिज़र्वेशन वाला केस समझो, ठीक है? आर्टिकल 15 क्लॉज़ 3 में पहले से दिया गया था कि महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए संसद के द्वारा कानून बनाकर उनके लिए स्पेशल क्या बनाया जा सकता है, प्रोविज़न बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है? हाँ, प्रोविज़न्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है? ताकि वो क्या हो, अपलिफ्ट हो, सिर्फ़ महिलाओं और बच्चों के। बट फिर उन्होंने कहा यार कुछ हमारे कंट्री में पिछड़ी जाति भी है, एससी, एसटीज़ भी हैं, उनको भी तो अपलिफ्ट करना है, तो कैसे उनको अपलिफ्ट किया जाए? तो पहला संविधान संशोधन अधिनियम आता है जिसमें से 15 क्लॉज़ 3 को 4 को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं और उसमें लिख देते हैं कि जो भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से क्या है, पिछड़ी जाति है, आई मीन पिछड़े वर्ग हैं या फिर एससी और एसटीज़, ठीक है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनके लिए हम क्या करेंगे, कुछ स्पेशल विशेष प्रोविज़न बनाने की कोशिश करेंगे ताकि वो क्या कर पाएँ, उसी सेम लेवल पे आने की कोशिश करें। जब ये कानून बनाया 1951 में, उस समय जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, तो फिर एक केस आता है, चंपकम दोयराजन का केस। बोलता है कि तुम हमारी समानता को क्या कर रहे हो, हमारे समानता के अधिकार को क्या कर रहे हो, छीन रहे हो। अब ये केस बना, किसी को वो किया तो मतलब उसके साथ क्या हुई, असमानता हुई। समानता नहीं हुई ना, तो असमानता ही तो आई इससे, कि उनको स्पेशल राइट्स दे दिए, इनको नहीं दिए। फिर
जब ये आए इसी फर्स्ट अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया, तो फिर से क्या आता है 1903 थर्ड अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2005 में आर्टिकल 15 क्लॉज 5 को जोड़ते हैं और उसमें क्या जोड़ देते हैं कि इनको क्या किया जाएगा रिजर्वेशन दिया जाएगा। रिजर्वेशन को अलाउड कर दिया और बोला गया इनको जो रिजर्वेशन मिलेगा ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मिलेगा, ठीक है? और प्राइवेट कॉलेजों में भी मिलेगा, जहाँ पे कि गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं है, वहाँ पे भी इनको रिजर्वेशन मिलेगा। तो 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने इन्हें संवैधानिक बना दिया, ठीक है? फिर 103 आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसमें 15 क्लॉज 6 जोड़ते हैं और 2019 में ईडब्ल्यूएसबी को भी क्या मिल जाता है 10% का रिजर्वेशन मिल जाता है। क्या मिल जाता है? 10% का रिजर्वेशन मिल जाता है। देन आर्टिकल 16 जिसमें हम क्या कहते हैं कि हमें क्या है लोक नियोजन यानी कि रोजगार में क्या है रोजगार में समानता, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में लोक नियोजन में क्या है अवसर की समता है। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले गवर्नमेंट जॉब में, इसके लिए क्या है 7 ग्राउंड से 5 ग्राउंड पहले 15 आर्टिकल के थे, आर्टिकल 15 के जो 5 ग्राउंड थे आरआर, सीएस और पी, इसके साथ 2 और जोड़ दिए डिसेंट, तुम्हारी बैकग्राउंड क्या है फैमिली बैकग्राउंड डिसेंट, और तुम्हारा रेजिडेंस कहाँ है, तो रेजिडेंस के आधार पे भी क्या नहीं होगा कोई ने जॉब नहीं करेगा मतलब छोड़ेगा नहीं। मान लो बोला यार तू बिहार से आता है तो तुझे उत्तराखंड में जॉब नहीं मिलेगी, तो उत्तराखंड से आता है तो हरियाणा में जॉब नहीं मिलेगी। तो इन ग्राउंड पे क्या है ये आर्टिकल 16 आया, मतलब आर्टिकल 16 है। तो 7 ग्राउंड्स ऐसे हैं जिनके बेसिस पे क्या नहीं होगा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रोजगार देने में। इसको बोला स्टेट को बोला कि स्टेट तुम रोजगार दोगे पर इन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन मत करना। एक इम्पोर्टेंट जजमेंट है, इसी के लिए काका कालेकर कमीशन आता है, मंडल कमीशन आता है, तो मंडल कमीशन को क्या किया जाता है, कोर्ट में चैलेंज किया जाता है और इंदिरा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 1992 का केस होता है, जजमेंट आती है कि मंडल कमीशन ने 27% रिजर्वेशन दी थी, तो बोला कि चलो 27% रिजर्वेशन ओबीसीज के लिए सही है, दे दो, बट ये कि 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर बोला कि भाई ओबीसीज को डिवाइड करो, क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर में। क्रीमी लेयर बोला कि क्रीमी लेयर में उनको जो क्या है अमीर हैं, अमीर ओबीसीज हैं या रिच ओबीसीज हैं, उनको क्या नहीं दिया जाएगा, कोटा नहीं दिया जाएगा, तो ये क्रीमी ओबीसीज होंगे। नॉन क्रीमी ओबीसीज वो होंगे जो क्या है रिच नहीं है, ठीक है, तो उनको कोटा मिलेगा। फिर कहा कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन, यानी जब तुम्हारी जॉब लग जाती है, तो जॉब लगने के बाद जो प्रमोशन होता है उसमें भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। किसने कहा? जो इंदिरा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो एक केस आता है इसमें, ठीक है, जजमेंट आता है। बट इंदिरा स्वामी के जजमेंट को क्या किया जाता है, पार्लियामेंट द्वारा नई लॉ बना के ओवरराइड किया जाता है। जैसे 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1995 आता है, बोलते कि भाई रिजर्व प्रमोशन हो गई जब उसमें भी रिजर्वेशन दिया जाएगा एससी और एसटीज को, तो उनको क्या मिलेंगे प्रमोशन में भी क्या मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा। देन 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2000 कहा कि अगर इस साल मान लो 2015 में एक वैकेंसी आई और यहाँ पे वैकेंसी क्या है खाली रह गई, मतलब उसमें कोई मतलब 30 वैकेंसी है और 30 में से सिर्फ सिर्फ 10 वैकेंसी ऐसी हैं जो क्या है फिल हुई, यानी 20 वैकेंसीज खाली हो गई। जब 20 वैकेंसी खाली हुई तो इसको क्या किया जाए, 20 वैकेंसी को अगली वाली वैकेंसीज में ऐड किया जाएगा, ठीक है, उन्हीं के लिए, ठीक है। और अगर ये 50% वैकेंसीज का कैप भी तोड़ती हैं, 50% तक के रिजर्वेशन का कैप भी तोड़ती हैं, तो ये क्या है माना जाएगा, ठीक है। 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2000 में ये बात कही थी, ठीक है। देन 103 आता है जो कि 2019 का ईडब्ल्यूएस आता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ईडब्ल्यूएस जो कि इकोनॉमिकली वीक है, आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको 10% का रिजर्वेशन दिया जाएगा रोजगार में, तो ये 2019 में ऐड कर दिया गया। देन आर्टिकल 17 इसमें कहा गया कि अस्पृश्यता का अंत, यानी अनटचेबिलिटी नहीं होगी, एक तरीके से ये क्या है एब्सोल्यूट राइट है, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसके साथ, यानी अनटचेबिलिटी नहीं करनी तो नहीं करनी, ठीक है, छुआछूत नहीं करनी तो नहीं करनी, ठीक है। ये केवल राज्यों के लिए नहीं है, ये राज्यों के अगेंस्ट प्राइवेट के अगेंस्ट भी है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति भी छुआ-छूत करता है, तो वो क्या है अब फंडामेंटल किसी के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है और इसके लिए वो कोर्ट जाएगा।
पार्लियामेंट ने क्या किया, कुछ लॉ बनाए, जैसे द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, ठीक है? सिविल राइट के संरक्षण के लिए 1925 में 55 में क्या किया गया, अधिनियम बनाया गया। ऐसी एक एससी-एसटी, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ 1989 का केस आता है और इसी आर्टिकल के थ्रू इसे एनफोर्स किया जाता है, ठीक है? 18 18 में कहा गया है कि उपाधियों का अंत, यानी कोई भी उपाधियाँ नहीं होंगी, क्योंकि उस समय उपाधियाँ रखी थी लोगों ने, जिनको नाइटहुड मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है, केसरी हिंद मिल रहा है, तो वो यूज़ कर रहे थे या फिर राजाधिराज, महाराजाधिराज, ठीक है? तो ये भी यूज़ किया जा रहा था, तो कहा कि ये नहीं होगा अभी, ठीक है? ताकि क्या हो, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस बना रहे, ठीक है? एक्सेप्शन था कि हाँ, कुछ ऐसे उपाधियाँ तुम रख सकते हो जैसे मिलिट्री ऑनर्स, जैसे परमवीर चक्र पीवीसी, ठीक है? योगेंद्र यादव, एकेडमिक डिस्टिंक्शन जैसे पीएचडी, एमडी, ये आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। इसी में एक केस आता है बालाजी राघवन केस 1996 में, ठीक है? जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जैसे नेशनल अवार्ड है, ये मान्य है, ये अवार्ड दिए जा सकते हैं, भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया। फिर उन्होंने कहा कि ये अवार्ड्स क्या हैं, फॉर मेरिट हैं, लेकिन इनका टाइटल, इनका ये मतलब नहीं है कि अपने नाम के आगे से या पीछे से लगाया जाए, ठीक है? ये आर्टिकल से का मतलब नहीं है इनका टाइटल से, समझ में आया? ओके। बाकी अभी के लिए तो हम आर्ट इक्वालिटी ही पढ़ते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, राइट टू फ्रीडम पढ़ेंगे और 2 राइट्स और है उसमें, वो भी पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है? ताकि धीरे-धीरे से पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। बाकी अगर आपको नोट्स पसंद आए होंगे, वीडियोज़ अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा, तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ इससे अगर आप ये चैप्टर पढ़ लिया है, तो इससे पहले एक बार कोशिश करना कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ लें, ठीक है? और इसके नोट्स आप बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।